नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय हमारे देश भारत में जनतंत्र के अपहरण का खेल चल रहा है। लंबे समय से चल रहा है। चलना तो शुरू हो गया था 2014 से ही, लेकिन इस बीच कुछ तेजी पकड़ लिया है। हम लोगों ने देखा, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा, बिहार में हम लोगों ने देखा, मणिपुर में हम लोगों ने देखा, मिजोरम में हम लोगों ने देखा, मेघालय में हम लोगों ने देखा, और अभी अभी ताजा ताजा हम लोगों ने बिहार के बाद देखा झारखंड में। लेकिन ये सुखद रहा। झारखंड में एक तरीके से पहली बार मुंहतोड़ जवाब मिला है इस सरकार को, मोदी सरकार को, और वहां ऐतिहासिक जीत हुई है इंडिया गठबंधन की। लाख प्रयासों के बावजूद इनका ऑपरेशन लोटस बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। ध्वस्त ही नहीं हुआ है, जो इनके सिपह सालार हैं निशिकांत दुबे जी के ऊपर आज की तारीख में बहुत बड़ा संकट आ चुका है। उन्हीं के विधायक लोग उनके जो जबरदस्ती का ये अपना न्यूज बना रहे थे, इतने दिनों तक भ्रम में रख रहे थे लोगों को कि ये टूट हो रही है, वो टूट हो रही है, ये अब तो भाजपा सरकार बन गई और हेमंत सोरेन को कोई मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को अपने विधायक दल का नेता बना दिया, उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। और परिणाम ये हुआ कि 3 दिन एक्सरसाइज करने के बाद तब जाकर के उनको शपथ दिलाई गई चंपई सोरेन जी को। और चंपई सोरेन जी ने तत्काल शपथ लेते ही विधानसभा बुलाया और वहां फ्लोर पर उन्होंने अपना बहुमत साबित कर दिया। बहुमत साबित नहीं किया, बहुमत खड़ा होकर के हाथ उठा करके सदन के अंदर 47 लोगों ने उनके पक्ष में खड़ा होकर के अपनी आवाज उठाई। और जो उनके सिपह सालार निशिकांत दुबे हुआ करते थे, या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को माना जाए, 29 हाथ पर सिमट गया। 29 हाथ खड़े हो पाए किसी किसी तरीके से। तो आज हम उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यह जनतंत्र का अपहरण का खेल ये कौन चलेगा, कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, जनता इसको कब तक बर्दाश्त करेगी, कितना बर्दाश्त करेगी। अब तो हद हो गई। और वही स्थिति है कि उसके ठीक पहले बिहार में भी इन्होंने अपहरण किया था अपना नीतीश कुमार का। यह भी इतिहास है कि एक मुख्यमंत्री 8 बार इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री से और 9वीं बार शपथ लिया मुख्यमंत्री का। उसे मिला क्या? क्या चाहते क्या है ये? इनको एन के प्रकार ये है कि जैसे भी हो सत्ता पर हमारी मुहर लगनी चाहिए। हमारा एक भी विधायक हो तो हमारी सरकार वहां होगी, हमारा कोई विधायक नहीं है तो भी सरकार हमारी होगी। ऐसी हालत में इसी पर आज हम चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है कि झारखंड में इंडिया की ये ऐतिहासिक जीत के रूप में दर्ज हुआ है कल, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उसके अनडेमोक्रेटिक चेहरे पर वो कहीं न कहीं से गहरा तमाचा है। सदन के अंदर, सभा के अंदर इस कॉन्फिडेंस के साथ है आदमी झूठ बोलता है और झूठ पर झूठ बोलता है, उसका प्रतिकूल, उसका सबसे बड़े तरीके से प्रतिकार किया है, अपना प्रहार किया है झारखंड के विधानसभा ने। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब। आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं झारखंड भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक जी। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। हमारे साथ हैं ये प्रफुल्ल सामंतरा जी, उड़ीसा से आते हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। और हमारे साथ हैं होस्ट ये वरिष्ठतम किसान नेता ये डॉक्टर सुनील साहब। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम सबसे पहले चलेंगे मोहम्मद खालिद साहब के पास। एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में हमारा संविधान जिस बात जो उसके मूल तत्व में है, प्राण तत्व है उसका, हमारा जनतंत्र, हमारा समाजवाद, हमारा पंथ निरपेक्षता, उस आईने में यह सरकार इतनी निर्ममता के साथ, इतनी क्रूरता के साथ, इतने विभत्स रूप से जो अपना प्रदर्शन कर रही है, आप उसको किस तरीके से देखेंगे? और इस संदर्भ में कल जिस तरीके से झारखंड की विधानसभा में अपना ये बहुमत साबित किया है चंपई सोरेन साहब ने, आप इसको किस तरीके से देखते हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब? आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। देखिए, इस समय लोकतंत्र की ही बात नहीं बल्कि पूरे संविधान की बात करनी पड़ेगी।
अभी एक दिन पहले ही ये कहा गया कि संविधान का बनाना जो था वो राम से प्रेरित था। यानी आप संविधान को एक उस तरफ ले जा रहे हैं जहां पर संविधान जो है वो सबको जोड़ने की बजाय एक तोड़ने का माध्यम बन जाए, साधन बन जाए। मैं कुछ कहूंगा, दूसरा कुछ कहेगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि लोकतंत्र केवल संवैधानिक रूप में ही खतरे में नहीं डाला जा रहा, बल्कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका जिस तरह से दुरुपयोग और अनसंवैधानिक काम करवाया जा रहा है उनसे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे देश की कार्यपालिका हो, चाहे देश की विधायिका हो, तो वहां पर उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि एक बड़ी बेशर्मी के साथ एक शब्द नया इंट्रोड्यूस किया है हमारे पॉलिटिकल लेक्सिकन में, जिसको कहते हैं ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस, हम भी ऑपरेशन लोटस कहते हैं, हालांकि ये एक बहुत बेशर्मी की इंतहा है लोकतंत्र को खराब करने की, लोकतंत्र को स्कर्टिंग करने की। कई तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ऑपरेशन लोटस है, ऑपरेशन गवर्नर है, ऑपरेशन ईडी है, ऑपरेशन सीबीआई है, ऑपरेशन आईटी है, ऑपरेशन जीएसटी है। बड़े किस्म के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। पर्पस सिर्फ ये होता है कि लोकतंत्री तरीके से अगर कोई सरकार है और वो हमारे मुताबिक नहीं चल रही है, तो उसको चलता किया जाए किसी भी तरह से, चाहे पैसा इस्तेमाल किया जाए, चाहे गवर्नर को इस्तेमाल किया जाए, चाहे और कोई भी चीज इस्तेमाल की जाए। अब हम झारखंड की बात करते हैं, बल्कि झारखंड से पहले हम पिछला एक एपिसोड जिसमें मैं था, चंडीगढ़ की बात की थी। चंडीगढ़ में जिस बेशर्मी के साथ मेयर का चोन जो है उसको, उसमें जिसके पास कम वोटें थी उसको डिक्लेयर किया गया इलेक्टेड, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कल, वो हम सबके सामने है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, वो भी हम कहें कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र उन्होंने खतरे में डाल रखा है। वो कहते हैं जाओ जाओ सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, धक्के खाते रहो, हमने अपना काम कर दिया। पहले वो धक्का करते हैं, फिर वो कहते हैं कि जाओ कोर्ट में चले जाओ जी अगर आपको ग्रीवेंसेस हैं। झारखंड में इसी तरह से उन्होंने जिस तरह से वक्तव्य सामने आ रहे हैं, उन्होंने पुतनी बहुत कोशिश की कि किसी तरह से शिबू सोरेन को अपने हाथ में ले लिया जाए, या उसको डरा लिया जाए, या धमका लिया जाए, या प्रलोभन दे दिया जाए, जो भी है। और भी कई जगह चल रहा है, और कई जगह चल चुका है। आपने बहुत सी एग्जांपल्स दी हैं सामने। तकरीबन 8-9 सरकारें ऐसी हैं जो इसी हठधर्मी से और बेशर्मी से सरकारों को गिराया गया है। तो इसी तरह से झारखंड में भी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। और ये एक सबक है इंडिया के लीडर्स के लिए भी, दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए भी, और हम सब के लिए भी, कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वो इस चीज की परवाह नहीं करता कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन मैं अपने उस पर अड़ा रहूंगा, तो ये चीजें जो हैं सामने आई हैं, और जिसकी वजह से वहां पर जो है जीत हुई है डेमोक्रेसी की, और अलायंस की जीत हुई है। और साथ में ये भी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये कहती है कि आदिवासी आदिवासी आदिवासी, और आदिवासियों के की एक ही पॉलिटिकल पार्टी कितनी बड़ी है, और उसके लीडर को जिस तरह से कोशिश की गई, ये सब चीजें भी घड़ियाली एक तरह से वो हैं कि आप एक तरफ आदिवासी का रोना रोएं और दूसरी तरफ आदिवासी चीफ मिनिस्टर एक भी बर्दाश्त ना कर पाए, या उसको कहें या तो हमारे साथ आओ, अदरवाइज तो फिर ईडी और ऑपरेशन जो भी है वो सामने आएगा। इन चीजों को रखते हुए ध्यान में, ये एक बहुत बड़ी जीत है, और ये हर जगह होनी चाहिए। और हर जगह जो सीएम्स हैं दूसरे पॉलिटिकल दूसरे स्टेट्स में, उनको भी ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। और उन्होंने कह दिया कि ये शिबू सोरेन 2 है सरकार, यानी कि सरकार हमारी ही है। हालांकि कितनी कोशिश की गई, और जैसे हर जगह की जाती है कि पैसा इस्तेमाल करो और एमएलए और वो खरीदो, कहाँ चार्टर्ड प्लेन करो और 5 स्टार होटल्स में उनको रोको, प्रलोभन दो, कुछ भी करो। ये चीजें जो है बड़ी बहुत
इस बात में बहुत खुशी है कि झारखंड ने एक एग्जाम्पल सेट की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद खालिद साहब। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार ये भाषा सिंह जी। अब हम चाहेंगे कि ये डॉक्टर सुनीलम अपनी टिप्पणी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सुनीलम। मुझे लगता है कि भाषा जी के पास कम समय होगा, तो वो अपनी टिप्पणी रख दें, और तो रहूंगा। तो भाषा जी आप। शुक्रिया। और मुझे लगता है 2-3 चीजें बहुत अहम हैं। कल जिस तरह से हेमंत सोरेन का जो भाषण था, मुझे लगता है कि तमाम लोग जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और खास तौर से वंचित समाज और दलित और आदिवासी समाज के बारे में फिक्रमंद हैं, उन सबको बहुत गंभीरता से उस भाषण में जिन बिंदुओं को उन्होंने उठाया, वह दरअसल 2024 और लोकतंत्र को कैसे बचाया जा सकता है उसके सूत्र वाक्य उस भाषण में छुपे हुए हैं। क्योंकि इसकी कीमत बहुत बड़ी है। जो जीत है, यह जीत इसलिए संभव हुई क्योंकि हेमंत सोरेन ने अपनी आदिवासी गरिमा से कोई समझौता नहीं किया और जेल जाना पसंद किया बनस्पत इसके कि विकसित महाराष्ट्र की तरह खरीद फरोख्त में चले जाएं, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हो जाएं। तो मुझे लगता है ये जो एक पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो बीमारू राज्य हैं, जो पिछड़े राज्य हैं, वहां पे खरीद फरोख्त बहुत आसान हो जाती है। दोनों ही राज्य, बिहार और झारखंड, इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहाँ पर जो लोकतंत्र बचाने वाली ताकतें हैं, खाली वहां पे पलटू राम पलट के गए, लेकिन बाकी कोई भी खरीद फरोख्त वो नहीं कर पाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेमंत सोरेन ने जिस तरह से आदिवासी समाज और खास तौर से उन्होंने जिक्र किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उन्होंने बताया कि जो रामराज 22 जनवरी से देश में लागू है वह किस तरह से दलितों और वंचितों के हक को छीन रहा है। तो एक बहुत बड़ी लकीर हेमंत सोरेन ने निश्चित तौर पर खींची है। और इससे ये भी पता चलता है कि लोकतंत्र में जो मोदी जी ने एक नया नॉर्मल बना दिया है 2014 के बाद से, कि वो किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी ईडी के तहत गिरफ्तार करके झुकने पे मजबूर कर सकते हैं। यह कहानी पलट भी सकती है। सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत क्लोजली फॉलो कर रही थी इस पूरे इंसिडेंट को। तो आप देखिए जिस बड़े पैमाने पे वहां विरोध प्रदर्शन भी हुए, आदिवासी समाज गांव-गांव में जिस तरह का मोबिलाइजेशन हुआ, जिस तरह से लोग उतरे, वो भी एक दिखाता है कि हमें पूरी तरह से नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि एक सही ढंग का लीडरशिप हो जो जनता के बीच ये आशा जगाए कि हम बचाने में कामयाब होंगे, हम गिरफ्तार होने को तैयार हैं। और दूसरी अहम बात जो हेमंत सोरेन ने कही कि किस तरह से, क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से है और मैं इस बात को लेके बहुत दुखी और परेशान थी, क्योंकि सिर्फ एक आज तक का एंकर नहीं, सिर्फ सुधीर चौधरी का सवाल नहीं है कि वो आदिवासी और हेमंत सोरेन के ऊपर इतना गंदा छिछला हमला उसने बोला कि एक आदिवासी होकर वो लग्जरी कार में चलते हैं, एक आदिवासी होकर वो 5 स्टार में रहते हैं, प्लेन में चलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली का जो कॉर्पोरेट मीडिया, गोदी मीडिया है, वह तो है ही, इसके अलावा भी बाकी जो यूट्यूब चैनल्स लोग चलाते हैं, अलग ढंग के बातें करते हैं, उनके भीतर भी हेमंत सोरेन को लेकर तकरीबन उसी तरह की चिढ़ थी जैसे बहुत समय पहले मायावती को लेकर चिढ़ हुआ करती थी कि वो दलित हैं और देखिए कैसे चमचमाते हुए रहती हैं, कैसे ये रहती हैं। तो ये जो एक नोशन है कि एक दलित को कैसा दलित जैसा दिखना चाहिए, एक आदिवासी को एक आदिवासी यानी बिल्कुल गरीब गुरबा झुका हुआ दिखना चाहिए, फटेहाल दिखना चाहिए। तो ये एक जो काउंटर इसका किया गया है, मुझे लगता है भारतीय राजनीति का कोर्स करेक्शन है ये। तो एक इससे कम से कम एक सबक ये भी मिलता है कि ये जो रास्ता है और अगर इस पर इंडिया गठबंधन स्टिक करता है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि उसके लिए जो संघीय ढांचा है उस पे जो हमला है, अगर वह एक बड़ा ग्राउंड पैदा हो जाता है, क्योंकि इसी दिल्ली में 2 दिन बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री आ रहे हैं सिद्धारमैया, उन्होंने कहा कि उनके हकों की जो बंटवारी हो रही है उसके खिलाफ वो पहुंचेंगे।
लद्दाख में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ कि -8 में लाखों की तादाद में लोग सड़क पर थे और स्टेटहुड की डिमांड कर रहे थे। तमाम अन्य राज्य भी, इसमें तमिलनाडु हमारे सामने है, पश्चिम बंगाल भी हमारे सामने है। ये एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है और यह भरोसा दिलाना कि 2019 में 60% वोट तकरीबन मोदी जी को या एनडीए गठबंधन को नहीं पड़े थे और उनको एक ऑर्गेनाइज करने की जो जरूरत है, उसकी ऑर्गेनाइज करने या कड़ी से कड़ी जोड़ने का सिलसिला क्या हो सकता है। मुझे लगता है इस दिशा में झारखंड एक लीडिंग स्टेट बन गया है और आज की तारीख में जो हार है वो हम सब जानते हैं कि मोदी हार इतनी जल्दी नहीं मानते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल एक बढ़त है और यह बढ़त किस तरह से बनाई रखी जा सकती है क्योंकि समय भी बहुत कम है, लेकिन जो स्टेट्स में और तमाम और जो वंचित समाज में एक हमला है। आज हम और आप जब बात कर रहे हैं तो इस देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड, जिसने समान सिविल कोड को पेश किया विधानसभा में। सारी चर्चा वहां से वहां शिफ्ट हो गई है, लेकिन आप देखिए कि अगर इसी समान सिविल कोड की हम चर्चा करें कि किस तरह से बाकी सब चीजों को भी छोड़ दीजिए तो ये महिलाओं को, युवाओं को निशाने पे लेता है, लिव इन रिलेशनशिप्स को निशाने पे लेता है। यानी एक बड़ा आधार है जो मनुवाद से पीड़ित सेक्शन है, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, युवाओं को कैसे जोड़ सकते हैं। और निश्चित तौर पर जो आदिवासी अस्मिता का सवाल है, जो दलित अस्मिता का सवाल है, अति पिछड़े का सवाल है, इसको पॉलिटिकली जीतने का सवाल है। वो इंडिया गठबंधन के पास एक मौका है क्योंकि जो रामराज की आंधी चल रही है वो निश्चित तौर पे हिंदू मुसलमान करने पर उतारू है। इसका एक काउंटर नैरेटिव और जमीन से जुड़ा हुआ कि आप लोगों को भी ऑर्गेनाइज करते हैं कि आपका मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर हमला हो रहा है वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, क्योंकि वहां उनके पास कार्ड द्रौपदी मुर्मू का है। लेकिन आप देखिए इस पूरे डिस्कशन डिबेट में आदिवासी नेता के तौर पर हेमंत सोरेन पूरे देश भर में एक अलग मिसाल लेकर खड़े होते हैं। तो एक आशा की किरण के तौर पे मैं इसे देखती हूँ और इसमें बहुत जरूरी है कि जो तमाम कड़ियां बिखरी हुई हैं और संघीय ढांचे वाला जो एक सवाल है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। उसमें अगर तमाम विपक्षी पार्टियां इसे एक केंद्रीय बिंदु रखती हैं तो निश्चित तौर पे जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, जिसे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन वो चुनाव को रद्द नहीं करते हैं। तो लेकिन ये मानना पड़ता है क्योंकि कैमरे में कैद हो गया चंडीगढ़ का इंसिडेंट, उन्होंने अभी जिक्र किया। ये सारे टूल्स हैं जिस पर मुझे लगता है कि विपक्ष को और विपक्ष के साथ साथ जो लोग देश में लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखना चाहते हैं उनको जुड़ना, बातचीत करना, बातचीत जहां हो रही है उसको लोगों तक पहुंचाना एक नैतिक दायित्व नागरिक का सबको समझना जरूरी है। और हेमंत सोरेन और झारखंड एक मशाल की तरह इस समय है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर आपको कुर्बानी भी देनी पड़े, जेल भी जाना पड़े, तो भी आप जाइए और उसके बाद भी आपकी जीत हो सकती है। सारे लोग बिकने को तैयार नहीं, सारे लोग डरने को तैयार नहीं। यह मैसेज इस समय नीचे देना बहुत जरूरी है। शुक्रिया जी भाषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ाएं डॉक्टर सुनीलम जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही जी। देखिए, भाषा जी ने जो सार गर्भित बात कही है उसमें मैं कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ। एक बात ये कि जो बात उन्होंने कही है उसको रेखांकित करना जरूरी है कि 50 खोखे देकर के शिवसेना, जो कि बड़ी एक तगड़ी पार्टी मानी जा सकती थी, है ना, उसको तोड़ा जा सकता है। शिंदे अपनी सरकार बना सकते हैं और अजीत पवार जो है वो जो है एनसीपी को तोड़ सकते हैं भाजपा की शह पर। नीतीश जो है उनको तोड़ा जा सकता है, लेकिन आदिवासियों को नहीं तोड़ा जा सकता। आदिवासियों ने आजादी के आंदोलन में जो अपनी ताकत साबित की थी कि तमाम सारे लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लिया
लेकिन सिद्धू कानू से लेकर के और आज तक अगर सबसे ज्यादा संघर्ष चल रहा है इस देश में तो वो आदिवासी इलाकों में चल रहा है। आप उसे नक्सल का नाम दे सकते हो, आप उसे माओवाद का नाम दे सकते हो, लेकिन जो हेमंत सोरेन है वो तो ना तो वो माओवादी हैं ना वो नक्सलवादी हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी ताकत साबित करने का काम किया है और ये उन्होंने बता दिया है कि वो आदिवासी अस्मिता की रक्षा करने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। खेतियान में का उन्होंने 1932 का जिक्र, अभी एक साल पहले की बात है, 2022 के अंदर जब वहां पर कुछ आदिवासी विरोधी बिल पारित हुए थे, उस समय भी उन्होंने चुनौती कहा था कि मैं जेल के अंदर रह जाऊंगा लेकिन आपका सुपड़ा साफ कर दूंगा। और ये वाली बात हुई और वो सत्ता के अंदर आए और फिर जो है उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हुई। लेकिन अडानी जैसा व्यक्ति जिसके सबसे ज्यादा स्टेक्स हैं, कोई एक व्यक्ति अगर किसी का स्टेक उस झारखंड में सबसे ज्यादा है तो उसका नाम गौतम अडानी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज जो है वो झारखंड के अंदर हैं। और गोड्डा का आपको मालूम है वहां का जो प्रतिनिधि है वो निशिकांत दुबे है। निशिकांत दुबे जो है वो गौतम अडानी का आदमी है और उसी ने पूरा का पूरा ये षड्यंत्र रच करके अमित शाह के साथ में ये कोशिश की थी कि सुबी सोरेन मतलब उनके परिवार के अंदर एक झगड़ा खड़ा कर देंगे और उसके बाद में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे, लेकिन उसको पूरी तरीके से फेल कर दिया। जिस तरीके का उन्होंने भाषण दिया है उससे ये भी साफ होता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है। और मैं ये कहना चाहता हूं दर्शकों से, जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि असल में ये सब जो किया गया वो किया ही इसलिए गया कि भाई सीटें तो 14 में से 12 उनके पास में सीटें हैं, तो क्या और क्या लोगे 12 से में से, क्या मतलब 14 की 14 चाहते हो तो 2 सीटों के लिए इतना बड़ा तुमने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया? ऐसा नहीं है। उनको ये दिख गया है कि उन 12 में से 2 सीटें भी बचाना मुश्किल है। 10 सीटों का अंतर जो है वो आज की तारीख में झारखंड से आ सकता है और ये चिंता का विषय है नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के और गौतम अडानी के, क्योंकि उनके इंटरेस्ट एक साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये पूरा का पूरा ऑपरेशन करने का काम हुआ। ये बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि भाई मेरे नाम से कोई जमीन नहीं, आप साबित आप कर दोगे तो मैं राजनीति से संन्यास लेने का काम मैं कर दूंगा। मतलब जो है फर्जी आरोप जो लगातार लग रहे थे और एजेंसियों के माध्यम से डराने का काम जो कर रहे थे, तो अब जो माहौल बन गया है। और चंपई सोरेन ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि भाई जो है हेमंत है तो हिम्मत है और आदिवासी जो है वो तो हर परिस्थिति के अंदर लड़ना जानता है। मैं दर्शकों की जानकारी में लाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा MOU अगर कॉरपोरेट ने साइन किया तो वो झारखंड में साइन किया और सबसे ज्यादा जो है MOU जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो जमीन पे धरातल पे नहीं उतर सके आंदोलन के कारण से, वो राज्य का नाम भी झारखंड है। और इसीलिए हमको इस बात की खुशी है कि जो एकता दिखाई है एक भारत इंडिया गठबंधन ने, वो एकता आगे भी कायम रहेगी। वो एकता के अंदर एक जो है दिक्कत नीतीश के चलते पैदा हुई थी, एजेंसियों की बड़ी भारी ब्लैकमेलिंग का एक वो परिणाम था। लेकिन मुझे अब लगता है कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर चल रहा है, बातचीत चल रही है, सीट शेयरिंग चल रहा है और जिस मैच्योर तरीके से इंडिया की लीडरशिप पेश आ रही है। ममता जी ने कहा कि कोई हमारा समझौता नहीं होगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि वो भारत ये इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और उसके बाद उसको जो है ममता जी ने भी कहा कि हाँ हम जो है इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। आपको याद है कि जो है किस तरीके की बात बहन मायावती जी ने कही थी अखिलेश के बारे में। एक तरीके से बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी नहीं, मतलब एक बिलो द बेल्ट टिप्पणी थी, लेकिन उसके ऊपर अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग इंडिया गठबंधन के की प्लेयर्स हैं
वो बहुत मैच्योरिटी के साथ में, बहुत धैर्य के साथ में वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और इस पूरे एपिसोड ने, झारखंड के एपिसोड ने इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी पॉलिटिकल ताकत भी दी है, बहुत बड़ी मॉरल ताकत भी दी है। और हम ये मानते हैं कि अब बहुत जल्दी ही जो है पूरे देश के अंदर सीट शेयरिंग की बात भी सामने आएगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात भी सामने आएगी। और जो ये मोदी जी ने घोषणा करने का काम किया है कि अब तो हम जीत ही रहे हैं, तीसरी बार हम ही आएंगे सरकार में, ये जो फेंकने की उनकी जो आदत है लगातार, और पहले छोटा मोटा नहीं फेंकते हैं, केवल सरकार की बात नहीं करते हैं, अभी तो 2047 तक की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अजर अमर होकर के आए हैं और उनकी ही सरकार चलने वाली है। और अभी आपने, ये मैं केवल अपनी आखिरी बात में कहूंगा कि जिस तरीके से सीजीआई ने टिप्पणी करने का काम किया है चंडीगढ़ के पूरे एपिसोड को लेकर के, उससे ये एकदम बात साफ हो गई है कि लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ के अंदर हुई। लेकिन वो क्या मैसेज देना चाहते थे? अरे अगर मेयर किसी और का बन जाता, भाई जिसकी मेजॉरिटी है, जिसके पास 20 वोट है उसका बनेगा, आपके पास 16 वोट है आपका नहीं बनेगा। लेकिन आप क्या बताना चाह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाह रही है कि ईवीएम से चुनाव कराओगे तो ईवीएम तो हमारे 7 में से 4 डायरेक्टर जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर हमारे हैं, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, तो हम जैसा चाहेंगे मैनिपुलेट करेंगे। और अगर आप बैलेट से भी करा लोगे तो अगर हम जो है इस चुनाव को मैनिपुलेट कर सकते हैं, 36 मतलब वोटों वाले चुनाव को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो फिर हम किसी भी चुनाव को मैनिपुलेट कर रख सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि वो ये बताना चाहते हैं कि हम ही सरकार बनाएंगे, हमारा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके की तैयारी है, मैं ये और बता दूं कि जिस तरीके की जो सिविल सोसाइटी जो तैयारी कर रही है, मैं कल एक मीटिंग के अंदर गया था, 2 दिन उस मीटिंग के अंदर था। वहां पर कम से कम 150 सीटों के ऊपर सिविल सोसाइटी ने इस बात की तैयारी कर रखी है कि आपस में वोट का विभाजन ना हो। जहां पर जो ऐसी सीटें हैं जो एकदम नेक टू नेक फाइट की, जो लगभग 40 सीटें हैं, उन सीटों के ऊपर नतीजा इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए। उन्होंने ये तैयारी कर रखी है कि जो पूरे मुद्दे हैं किसानों के, मजदूरों के, जिन मुद्दों को लेकर के 16 फरवरी को एक आम हड़ताल होने जा रही है और ग्रामीण बंद होने जा रहा है, उन सब मुद्दों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डलवाने का काम किया जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत चौतरफा चाहिए तैयारी जो है इस देश के अंदर चल रही है। राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी कर रहे हैं, नागरिक संगठन भी कर रहे हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स से लेकर के मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया के लोग भी, वो भी इस तैयारी के अंदर लगे हैं। बहुत शुक्रिया तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपका आप साथ रुकते तो हम आपका फिर आएंगे। अब हम एक बार फिर चलते हैं झारखंड। झारखंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव हैं महेंद्र पाठक जी। झारखंड में जिस तरीके से वहां पर अपहरण करने की कोशिश की गई, और खास करके हम कहेंगे कि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए अपना निकल के सामने आए। एक चीज और हम देखते हैं कि देश के पैमाने पर ये हर जगह तोड़फोड़ की तो ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कम्युनिस्टों को ये तोड़फोड़ कर पाने में उनके ऊपर हाथ भी नहीं डालते हैं। और आपके झारखंड में एक विधायक है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसके ऊपर न जाने कितने डोरे ये लोग डालने की मतलब कोशिश किए होंगे, लेकिन वहां तक ये पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ये क्या होता है कि निशिकांत दुबे जैसा इनका आदमी एक लगा दिया गया है झारखंड के, कि वहां इनका संकट है कि सारी वहां की भौतिक संपदा किस तरीके से अडानी के हवाले कर दिया जाए। तो इन संदर्भों में कल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की वहां जीत हुई है, और एक अपनी मजबूत स्थिति और मजबूत हनक के साथ ये हेमंत सोरेन वहां निकल के आए हैं। तो इन सारे संदर्भों पर आपकी टिप्पणी महेंद्र पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने मौका दिया अपने चैनल पर और अपनी बात रखने का मौका दिया। जब से झारखंड का निर्माण हुआ है,
झारखंड के निर्माण से ही भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में कब्जा रहा और कुछ दिनों को छोड़ करके लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही राजपाट रहा। और आप सबको पता है, पूरे देश दुनिया को पता है कि उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की नजर है। आपका नेटवर्क तो चला गया यहाँ है। पे आवाज मिल रही है ना? जी हाँ जी बोले। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की जो नजर है यहाँ की जल जंगल और जमीन पे, यहाँ के जो रिसोर्स है उस पे, यहाँ की जो खनिज संपदा है उस पे। तो जब भारतीय जनता पार्टी की राजपाट रहा और जिस तरह से यहाँ पे दोहन हो रहा था, और उस दोहन में यहाँ से लेकर दिल्ली तक के राजनेता से लेकर सारे लोग जो शामिल थे, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के आने के बाद उनके दिक्कतें हुई है, उन पर लगाम लगा है। और आपको मैं बताऊं कि झारखंड के अंदर पूर्व की रघुवर सरकार ने, जो उसको हम गैर मेजरुआ जमीन कहते हैं, जिसको जोत कोड़ आबाद हम लोग हमारे जो किसान कर रहे थे, तो 23 लाख हेक्टेयर जमीन जिसको लैंड बैंक में डाल दिया गया, भूमि बैंक में डाल दिया गया। और जब यहाँ पे हाथी उड़ाया जा रहा था और दुनिया के देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को जब बुलाया गया, चांदी की बर्तन में उनको जो है से खाना परोसा गया कि आइए हमारे झारखंड को लूटने के लिए, और आइए हम चांदी की थाली लेकर के आपको परोसने के लिए तैयार है। और हमारे पास सरकार के पास 23 लाख हेक्टेयर जमीन हमारे खाता में पड़ा हुआ है, आपको कहीं किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस पर जो सरकार की जो नजर थी, हेमंत सरकार के आने के बाद उस पर रोक लगा है। और जिसके कारण है कि किसी न किसी अनेक प्रकार ने झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन सरकार को अपदस्थ करने के लिए या लगातार सरकार प्रयासरत रही है। नंबर 2 कि हेमंत जब मजबूत था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य जो विपक्षी पार्टियां थी उस टाइम में, जो हम लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, जो झारखंड के जो हमारे सुरक्षा कवच है, यहाँ के आदिवासियों की जमीन के, दलितों की जमीन के जो सुरक्षा कवच है, वो है एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट। इसको हटाने के लिए भी सरकार, पूर्व की सरकार ने भरपूर कोशिश किया और जिसका मुंहतोड़ जवाब सड़कों पर लड़ करके हम लोगों ने दिया है। इसीलिए एक बड़ी हेमंत सरकार से बड़ी छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी के था और उनका यह नजर कहीं ना कहीं था कि इंडिया गठबंधन से दबाव डाल के इसको जो है से हम अलग करें। और झारखंड के अंदर अभी 2 सीट दूसरे के पास है, 14 सीट में अभी उनके पास 12 सीट है, लेकिन इस बार 12 सीट नहीं, झारखंड में खाता खुलेगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का, यह जो है से डर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को सता रही है। और जिसके कारण है कि यहाँ पे किसी तरह से सरकार को उलट पलट करो, दबाव डालो। और सचमुच में कल जो हेमंत सोरेन ने विधानसभा के अंदर जो अपनी बातों को रखा, जिस तरह से उन्होंने कहा, चुनौती दिया, एक मंच का, विधानसभा के पटल का उन्होंने इस्तेमाल किया, चुनौती दिया भारतीय जनता पार्टी को, अगर आप में दम है तो साबित करके बताओ, हम झारखंड केवल राजनीति से संन्यास ही नहीं बल्कि झारखंड छोड़ देंगे। यह बहुत बड़ी बात हेमंत सोरेन ने कल कहा है और जिसका जो सारे सपना है भारतीय जनता पार्टी का, वो चकनाचूर होते दिख रहा है। और यहाँ पर आदिवासियों की संगठन, इंडिया गठबंधन के लोग सब एकजुट है और एकजुट होकर के फेस कर रहा है। और एक तरफ विधानसभा के अंदर हेमंत सोरेन अपनी बात को रख रहे थे, जो सरकार है वो बहुमत हासिल कर रही थी, और दूसरे तरफ उसी दिन राहुल की यात्रा, रांची में राहुल की मीटिंग में, न्याय यात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ना, यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और जो उनके जो काम करने की तौर तरीका था, जिस तरीके के तहत झारखंड सरकार को अपदस्थ करने की जो कोशिश इन्होंने किया है, यह आम जनता में मैसेज चला गया है कि एक प्रोपगंडा के तहत एक प्रोपगंडा तैयार करके, मीडिया मैनेजमेंट करके सारे तरफ से जो है से सरकार की बदनाम करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं आपको बताना चाहूंगा तिवारी जी कि उस दिन हम मीटिंग में नहीं बता पाए थे कि जब जहां पे निशिकांत दुबे जी हैं और वहां पे जब अडानी प्रोजेक्ट पावर प्लांट बनने जा रहा था, और आज जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी,
भारतीय जनता पार्टी का, उन्हीं से टूट करके वो झारखंड विकास मोर्चा बनाए थे। और सारे विपक्षी एंटी बीजेपी जितने भी दल थे, खुद मैं स्वयं उनके साथ राजभवन में 1100 रैयतों के एफिडेविट लेकर के राजभवन में सिफ्ते रजी के सामने हम लोग गए थे उस टाइम में। और हम लोगों ने कहा था कि हम किसान जमीन नहीं देना चाहते हैं, किसी भी हाल में हम यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं लगने देंगे अडानी का, हम पावर प्लांट नहीं बनने देंगे, हमारी बहुफसली जमीन है। 1100 रैयतों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की हवाला देते हुए कि 80% जब तक ग्रामीणों का उसमें हस्ताक्षर नहीं होगा, आम सभा में सहमति नहीं होगा, तब तक यह जमीन आप हासिल नहीं कर सकते हैं। परिणाम यह हुआ कि हमारा एफिडेविट राजभवन में ही पड़ा रह गया और अडानी अपने बुलडोजर चला के सारे खेतों को रौंद करके जमीन को कब्जा कर लिया। और वहां के जो विधायक थे प्रदीप जाधव जी, उनको जेल की सलाखों में भेज दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी शासन को माने अघोषित आपातकाल की स्थिति है। और उस आपातकाल की स्थिति में हमारी व्यक्तिगत भी समझ है कि जब विधायिका की हालत ये हो, कार्यपालिका की हालत ये हो, न्यायपालिका भी चुप्पी लगाए हुए है, तो हमारा जवाबदेही, और खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और लाल झंडे की तमाम सिपाहियों को यह जवाबदेही बन जाता है। कौन कितना लड़ेगा नहीं लड़ेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन लाल झंडे के लोगों को एक बड़ी जवाबदेही है। जो अमन पसंद लोग हैं, लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहता है और मोदी को सत्ता से बाहर करना चाहता है, तो उसकी जवाबदेही है कि हम जनता को लामबंद करें, जनता की जन सवालों को लेकर संघर्ष को तेज करें। और उस कड़ी में, उस दिशा में हम लोग कर रहे हैं काम। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक आगे भी करेंगे। ये हमारा जी जी बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। बहुत बड़ी अब हम चलते हैं अपने उड़ीसा के साथी प्रफुल्ल सामंता जी के पास। अपना प्रफुल्ल सामंता जी, भाजपा तो केवल प्रतीकों की राजनीति करती है और प्रतीक के तौर पर राष्ट्रपति बना करके बैठा दिया आदिवासी को, प्रतीक के तौर पे एक शेड्यूल का जो कोविंद जी को बैठा दिया था उसमें। लेकिन नीचे क्या कर रही है? नीचे तो केवल लूटने के लिए जनतंत्र हो, संविधान हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, सब पर निर्भर काम करके उनकी लगातार हत्या कर रही है। तो आपकी टिप्पणी प्रफुल्ल। तिवारी जी और सुनीलम जी, सभी को जिंदाबाद। जो बातें रखे हमारे साथियों, मुझे लगता है कि उसके ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मगर इस बात को फिर मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो मतलब पहले तो मैं मुख्यमंत्री जो थे हमारे, मुझे लगता है कि ईमानदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और एक आदिवासी है और युवा भी है, मुझे लगता है उनको मैं सलाम करता हूं। और इसके बात को भी साबित हो गया उनके से। आज अगर कॉर्पोरेट के खिलाफ, कॉर्पोरेट के लूट के खिलाफ, कंपनियों के राजनीति के खिलाफ आज तो पूरा कब्जा क्या है, जो गवर्नेंस को, देश के गवर्नेंस को, नीतियों को, नीति बनाने के लिए तो कॉर्पोरेट का जो लबी है, जो हबी उनका है, तो वो चलता रहता है। और मोदी जी उनके पावर से, उनके जो पैसा में, उनके जो मनी जो 2014 में आए, वो कॉर्पोरेट लाए उनको। और अभी 10 साल हो गया और उनको कॉर्पोरेट को जितना देना था वो दे दिया। और उनके ताकत से फिर अभी उनको ये अभी जो चाहते हैं 2024 में फिर सत्ता आने के लिए, उनको लगता है कि उनके हाथ में सीबीआई है, उनके हाथ में ईडी है, उनके हाथ में चुनाव आयोग भी है, अमेंडमेंट हो गया तो, और उनके हाथ में भी आज के दौरान में भी सुप्रीम कोर्ट का ज्यादातर जो है, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट, ये भी उनको भी वो कंट्रोल में ला लिए। हमें अभी सेबी का जो फैसला को लेकर हमें देखा, बहुत चीज को देखा हम, जो अभी जो कैसे कंप्रोमाइज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ये जो सत्ता के साथ, जो थ्रोन के साथ, मोदी के साथ, हमको लगता है कि अभी एक तानाशाही की शासन बन गया है। और मोदी जी अभी सबसे बड़ा जो डिक्टेटर जिसको बोलते हैं, तानाशाही बोलते हैं, वो बन गया। एक प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तानाशाह बन गया। और जनवरी 22 में राम मंदिर के नाम पर छाया हिंदू राष्ट्र भी बन गया, हमको स्वीकार करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बन गया सब कुछ हो गया, छाया हिंदू राष्ट्र बन गया।
छाया हिंदू राष्ट्र का मीन्स जो छाया हिंदू राष्ट्र के लिए जो वो तय क्या है रास्ता, क्योंकि ये जो राम मंदिर को जीप आप देखिए, शंकराचार्य को ये आड़े बाएं में रख दिया, शंकराचार्य को नहीं माना, वो आदि शंकराचार्य बन गया प्राइम मिनिस्टर, उनके धर्म उनके नाम पर जो 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 मानते उनको। हम तो धर्म में राजनीति को ना मानते नहीं है, और हम लोग जैसे मस्जिद हो मंदिर हो, हम कहते हैं कि प्रकृति और मानविकता ही हमारे लिए सब कुछ है। मगर वो भी, और जो लोग आए वहां सिमना स्टाफ से लेकर देश भर में अनेक राजनीति लोग भी आए, ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी लोग आए। क्यों आए? ये पूरा तानाशाही का जो निर्देश है, अगर नहीं जाएंगे, दस्तखत नहीं देंगे तो हमारी नौकरी चल जाएगी। हम क्या होगा, किसके पास पैसा है, किस पे क्या है। लगता है अगर तानाशाही के साथ नहीं रहेंगे तो जो क्या होगा क्या नहीं होगा हम देखते हैं। ईडी आएगा, अब सीबीआई आएगा और कोई आएगा। तो ये छाया हिंदू राष्ट्र बन गया एक डिक्टेटर के साथ, जो आरएसएस का एजेंडा अभी लागू हो गया। मुझे लगता है ये छाया हिंदू राष्ट्र रहेगा या छाया को हम खत्म करके छाया नहीं रहेगा, छाया ये वेनिश हो जाएगा या असल में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है। और क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर कल दो दिन से पहले एक प्राइम मिनिस्टर देशवासियों को बोलता है, क्या बोलता है ना, ये जो विरोधी है ये उनका स्थान पार्लियामेंट में सीट में नहीं है, जो एमपी के सीट में नहीं है, उनका गैलरी, दर्शक गैलरी में रहेगा। उसमें अर्थ क्या है? क्या है? चुनाव 3 महीने के बाद होगा। आज प्राइम मिनिस्टर बोलता है हम सब कुछ 400 सीट से ज्यादा सब ले जाएंगे और विरोधी दल दर्शक गैलरी में बैठेंगे। इसी तरह जो भाषा, इसी तरह जो बोल सकता, कौन बोल सकता है? कारण वो जानता है अगर वोट नहीं लोगों को भी देंगे भी, इसी वोट को हम ईवीएम जरिए से, चुनाव आयोग के जरिए से हमको इलेक्ट करेंगे। मुझे लगता है हम क्या करें? एवं राजनीतिक दल, मैं आज अपील करता हूं इंडिया के सब गठबंधन को, नीतीश चल गया। क्यों नीतीश चल गया? हमारे सामने नीतीश एक ऑनेस्ट, व्यक्तिगत रूप से हम बोलते रहते हैं ये ऑनेस्ट है, ये सचोट है। मुझे लगता है आज वो सचोट नहीं है, व्यक्ति रूप से सचोट नहीं है, कहां कहीं छुपा रहा है। सीबीआई हाथ में कुछ है जो उनको ब्लैकमेल किया गया, और उनका इमेज को रखने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये देश के स्वार्थ को खत्म कर दिया बलि। तो इसीलिए वो गया, कहना आज तक अभी तक भी कारण नहीं बताया हम क्यों गए। तो ये स्थिति है अभी। और दूसरे पार्टी में जिसी तरह शरद पवार के भतीजे को जिस तरह किया जाता है, जबरदस्त किया जाता है, अभी भी उनका बेटा ईडी जैसी तरह बुलाता है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो प्रेशर है, उनको पार्टी को कैसे एनडीए को ला जाएगा, ये भी एक ब्लैकमेलिंग है। तो एक ब्लैकमेलिंग सरकार है। और दूसरी तरफ मैं इसलिए बात बताता हूं कि हेमंत सोरेन का जो आज जो हमको दिखाया, एक लीडरशिप, एक प्रतिबद्धता लड़ने के लिए, और आदिवासी, और हम देश में अगर कोई भी लड़ते रहते, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, आदिवासी लड़ते रहते अभी भी कॉर्पोरेट के खिलाफ, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, सिर्फ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो, पुलिस एक्ट हो, जो भी हो, और हम लड़ते, वो लोग लड़ते रहते हैं। मुझे लगता है कि एक आशा की किरण भी है कि हेमंत जैसे, उनका मुझे लगता है कि दूसरे पार्टियों जो एनडीए में है, उनका अपील मैं करता हूं, हम सब लोग अपील करने चाहिए, क्या सीरियसली अति जो अब स्थिति है, एक तो हेमंत सोरेन, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो न्याय यात्रा करते हैं, क्यों उनके साथ खड़ा नहीं होते हैं? हमारे इंडिया के सब पार्टियां समर्थन करते हैं, कि वो लोगों भी यात्रा कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, क्यों नहीं होते हैं? ये मेरा सवाल है, क्योंकि हमारे लिए चुनौती है ना, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। इमरजेंसी में लड़े थे, इमरजेंसी हम जैसे, मैं जैसे लोग या नौजवान, हम जेल में थे लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में। जी सावंत, जब इंदिरा गांधी को हरा दिया भारतीय जनता ने, तो आज क्यों नहीं हम हरा सकते?
जी आज तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। तो मुझे लगता है कि हम जिस तरह सीरियस है, लोग जैसे सीरियस है, एक्टिविस्ट सीरियस है, हेमंत सोरेन जैसे एक मुख्यमंत्री कुछ परवाह नहीं करके प्रेशर में नहीं आने से इनकार कर दिया, पदाघात किया बीजेपी उनको जो तानाशाही को लड़ने के लिए तैयार है। आज ममता बनर्जी से लेकर हर नेता, हर राज्य का जी प्रफुल्ल जी, जो इंडिया में है, कांग्रेस में भी बहुत लोग नेताएं हैं, मगर ये सब लोग भी जो राहुल गांधी करते हैं वो लोग नहीं करते हैं। तो हमारी अपील है आज अगर तानाशाही को खत्म किया जाए, हिंदू राष्ट्र को पूरा हम नाकार कर देंगे, तो सभी लोगों को इकट्ठा कर सीरियसली लेट अस फाइट, फॉलो हेमंत सोरेन, आदिवासी के नेतृत्व में, दलितों के नेतृत्व में, ओबीसी के नेतृत्व में हम राजनीति, नई राजनीति कर पाएंगे। मुझे लगता है हमें फिर हेमंत सोरेन को मैं सलाम देता हूं। और आज फिर बताए आप जो बोले कि राष्ट्रपति आदिवासी है, मुझे लगता है आज हमारे दुख खेद की बात है जो राष्ट्रपति अभी कठपुतली बन गए हैं। मैं ये भाषा लगता हूं, क्यों? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बन गया, 141 सदस्यों को खत्म करे, अपोजिशन को बाहर करके अभी बिल पास हो गया, फिर भी उनको कोई टिप्पणी नहीं है, कोई कमेंट नहीं है। तो एक राष्ट्रपति के नाम पर अभी राम मंदिर उनका भी इनवाइट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? पार्लियामेंट हाउस में क्यों नहीं किया गया? तो आदिवासी को अगर हेमंत सोरेन को हम देखेंगे, ये भी आदिवासी है, क्षमता सत्ता है में, प्रेशर में है, सबको खर्च करने के लिए तैयार भी है बीजेपी, फिर भी वो लड़ते रहे, लड़ेंगे, जेल में भी है। ये जो साहस मुझे लगता है हमारे गणतंत्र की रक्षा के लिए, मुझे लगता है ये एक रोशनी है। लेट अस, हम आशा करना जरूरी है कि 2024 में भी लोग हराएंगे, मगर हमारी राजनीतिक दल जो विरोध में है वो किसी तरह अभी भी प्रतिबद्धता के साथ, एकजुटता के साथ आएंगे, वही हमारा देखना है। धन्यवाद जी जी प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी अस्मिता और खास करके ये जो निचले दबे कुचले लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनमें जिस तरीके की जिजीविषा होती है लड़ने की और अपने अस्मिता को लेकर के लड़ने की, और जनतांत्रिक प्रक्रिया, जनतांत्रिक मर्यादाओं, जनतांत्रिक मूल्यों को जीने की, वो तो अद्भुत है। और उसको साबित किया है अपना हेमंत सोरेन जी ने। अब हम एक बार फिर चलेंगे ये पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब का, एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में ये जो जिस तरीके से लगातार जनतंत्र का क्षरण किया जा रहा है, और अब तो सीधे सीधे अभी तक तो उदाहरण बहुत मौजूद नहीं हो पा रहा था, अपना ये कहा जाता है कि वो जो ईवीएम के अपना चलते, और जो नजीर इन लोगों ने पेश किया है चंडीगढ़ में, और जब हम 36 वोट भी हम गिनवा करके और परिणाम हम नहीं ले पाते हैं, तो अब ये तो एक अजीब तरीके की डकैती शुरू हो गई है अपने जनतंत्र में, जनतांत्रिक प्रक्रियाओं में। और उसमें हेमंत सोरेन जैसा आदमी या आदिवासी अस्मिता के ये अपने चंपई सोरेन हो, बसंत सोरेन हो, कविता सोरेन हो, हम तो सबकी बात उठा करके देखते हैं। क्या ऐसी हालत में जो हमारी आदिवासी प्रतीक बनके के राष्ट्रपति की कुर्सी पर मुर्मू जी बैठी है, क्या उनकी भी आत्मा उतना उनका भी नहीं हिलता है क्या? एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं? मोहम्मद खालिद साहब अनम्यूट कीजिए। तिवारी जी, आपको याद होगा कि एक बार ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी में टकराव हुआ था। एक कानून पास हुआ कि जो हमारी डाक है उसको सरकार को खोलने की इजाजत होगी, इस तरह का एक कानून बनाया था जो कि राष्ट्रपति ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। हालांकि ज्ञानी जैल सिंह उनके बहुत क्लोज थे, फैमिली में भी क्लोज थे। राष्ट्रपतियों की बहुत उदाहरणें हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं।
लेकिन अब तो राष्ट्रपति जो बनाए जाते हैं वो ये देख करके बनाए जाते हैं कि इसमें वोट हमें कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन वो होती है। और फिर ऐसी सिचुएशन में जब आप एक ऐसे गवर्नेंस सिस्टम में है जिसको हम इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कहते हैं, इलेक्टेड जरूर है लेकिन है ऑटोक्रेसी, और इस इलेक्टेड ऑटोक्रेसी में धर्म का जो बोलबाला किया गया है और जिस तरह के, हालांकि हमने कितने कानून पास कर रखे हैं कि धर्म और जाति का वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनको इंटरमिंगल किया जा रहा है और धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ी ब्लेटेंटली इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि धर्म ही राष्ट्रवाद है, और अगर कोई इसके अगेंस्ट बोलता है तो वो एंटी नेशनल है, वो देश छोड़ जाए, वो पाकिस्तान चला जाए, वो वहां चला जाए, वो वहां चला जाए। और ये जो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसे कहा गया है समांतरा जी ने, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है उसमें जिस तरह से आप सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और धर्म की राजनीति पूरी तरह से कर रहे हैं, और धर्म की राजनीति कर रहे हैं संविधान के अगेंस्ट, संविधान की मर्यादा के अगेंस्ट, और वो संविधान जिसकी आपने शपथ ली है और एक सेकुलर देश के निर्माण की शपथ ली है आपने, उसके अगेंस्ट अगर हम इन सब चीजों को देखते हैं तो मैं डेफिनेटली ये बात महसूस करता हूं कि लोकतंत्र को बचाने का हम सब की जिम्मेवारी है। चंडीगढ़ की आपने एग्जाम्पल दी है, चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगला कोई भी मीटिंग नहीं कर पाएगा, मेयर जो बनाया गया है, क्योंकि मेयर ने तो धड़ाधड़ मीटिंग रख ली थी। एफएसीसी है जी, आज ही मैं देख रहा था, एफएसीसी एक कमेटी होती है बड़ी पावरफुल, उसकी मीटिंग भी रख ली थी, बजट की मीटिंग भी रख ली थी मेयर ने, लेकिन वो सब स्थगित कर दी गई हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है जब तक हम ये सारा कुछ नहीं करते। और बड़ी बेशर्मी के साथ आप देख रहे हैं कि बैलेट पेपर को टेम्पर किया जा रहा है और कैमरे के सामने टेम्पर किया जा रहा है। तो आप यानी उनको कोई डर दबाव है नहीं, क्योंकि वो तो पता है कि ये हमारी ऑटोक्रेसी है पूरी, हम जो चाहेंगे करेंगे। और मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि एक महिला काउंसलर ने एक प्रोग्राम में मेरे सामने ये बात कही कि जब हमें निशान लगा करके दिए जा रहे थे बैलेट पेपर, हमने ऑब्जेक्शन किया, तो यहाँ की जो सांसद है उसने कहा कि आप कितने मर्जी इस पर ध्यान दे लो, हमारा तो प्रोग्राम ही कुछ और है। वो प्रोग्राम ये था कि कुछ मर्जी हो जाए, हम 6 वोटें जो हैं आपकी कैंसिल कर देंगे और हम जिता देंगे। तो ये चीजें जो है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट आंशिक रूप से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज भी करती दिखाई देती है। हम सबकी जिम्मेवारी है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप में भी और सामूहिक रूप में भी, कि हम लोकतंत्र को बचाएं, संविधान की रक्षा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद खालिद साहब। अब हम फिर एक बार चलते हैं झारखंड। ये एक तरीके से प्राण का संचार किया है, सही माने में प्राण प्रतिष्ठा किया है अपने आदिवासी लोगों ने, अपने आदिवासी अस्मिता को लेकर के, चाहे अपना हेमंत सोरेन जी हो या अपना ये चंपई सोरेन जी हो। इन सारे संदर्भों में ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम, जिस तरीके से जब इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई, और हम तो बार बार कहते हैं कि पूरे देश के पैमाने पर अगर इस गठबंधन को चलाना है मजबूती के साथ, तो वैचारिक आधार देने का काम कम्युनिस्ट पार्टियां करेंगी, और जन आधार देने का काम, जो कि राष्ट्रीय पार्टी इसमें कांग्रेस है, इसकी उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं से हम देखते हैं कि सब लोग, ये राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जो पूरी पूरी पार्टी है उसमें से ये तरह तरह के लोग लगे हुए हैं, और उनकी जाने अनजाने हरकतें ऐसी हैं जो कि इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूत नहीं कर पा रही हैं। और वही स्थिति हुई है जैसे पिछले दिनों ये बिहार में हुआ था कि वहां ये ज्यादा सीटें ये लोग ले लिए और उसमें सारी सीटें ये लोग हार गए। और वही स्थिति आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भी कह रहे हैं ये लोग कि ज्यादा सीटें लेने का, इनको 12 सीट दी गई है, लेकिन अब इनका कहना है कि नहीं, हमको 27 सीट दीजिए, 28 सीट दीजिए। तो यह जो एक दंभ की बात है
कि बिना किसी जमीनी धरातल को देखते हुए, अरे आज की तारीख में पहला लक्ष्य ये है कि हम कैसे ये हमारे साथी ये ज्यादा से ज्यादा जीत क्या है, हमारी पार्टी क्या है या जो सोशलिस्ट पार्टी क्या है। और ऐसी हालत में खास करके कम्युनिस्ट पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है कि इन लोगों को जो भी सीट मिलती है, जितनी भी सीट मिलती है, ये लोग उस पर संतोष करके और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते हैं। उसका उदाहरण आपने अभी देखा है, अभी बिहार में हमने देखा है, अभी हम केरल देख रहे हैं, अभी हम बंगाल देख रहे हैं। तो इन सारे संदर्भों में यह जो कल की जो घटना हुई है, उसमें इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टियों की या जितने भी इसके एलाइज हैं, आज की तारीख तक इंडिया गठबंधन की बैठक भी नहीं हो पाई है, इंडिया गठबंधन का नीति नहीं तय हो पाया है, न्यूनतम कार्यक्रम नहीं घोषित हो पाया है। तो इन सारे संदर्भ में कम्युनिस्ट पार्टियों की या सारी पार्टियों की आप ये क्या भूमिका देखते हैं? महेंद्र पाठक जी, म्यूट हैं आप, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद अगर पहला कोई कार्रवाई अगर हुआ है सबको एकजुट करने के लिए, आंदोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए, तो वह है झारखंड। और हमने पहल किया है, सीपीआई ने पहल किया है कि पहला मीटिंग हमने अपने कार्यालय में बुलाया और उस कार्यालय में मीटिंग के बाद फिर तुरंत दूसरी मीटिंग हमने एक क्लब में लिया और उस क्लब की मीटिंग के बाद 2 दिन के बाद तुरंत 14 सितंबर को हमने राजभवन के समक्ष कम से कम 10 से 15 हजार लोगों को हम लोगों ने वहां उतारा एचईसी की सवाल पे, एचईसी बचाने के सवाल को लेकर के। लीड कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, सबको एकजुट कम्युनिस्ट पार्टी ने किया और वहां हम लोगों ने कार्रवाई को किया, आंदोलनात्मक कार्रवाई किया। और उसके बाद तुरंत 21 सितंबर को हमने यहां से लेकर के सैकड़ों की तादाद में हम दिल्ली गए, जंतर मंतर पर भी गए। हमारे सुबोध कांत सहाय जी, हमारे अतुल कुमार अंजान जी और हमारे कई नेता, सीपीएम के कई नेता, उतना ही नहीं बल्कि संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के थे, उस टाइम बाहर थे, उनको भी हम लोगों ने प्रेरित किया। महुआ मान जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद है, वो हमारा जो पी संतोष है केरल से राज्यसभा सांसद, वो सारे लोग, यानी हमने कोशिश किया है झारखंड के अंदर कि इंडिया गठबंधन को एकजुट करके संघर्ष की रास्ता पर हम चलें। और अभी राहुल की यात्रा जब यहाँ झारखंड में आया तो भी हम नहीं थे, आपको मालूम है कि मैं हैदराबाद में था, फिर भी हमने यहाँ पहल किया और पहल के माध्यम से हमारे ही कार्यालय में राहुल की यात्रा की स्वागत के लिए हमारा ही ऑफिस में भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, सुबोध कांत सहाय जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा अन्य दलों के जो लोग थे वह बैठ करके और रणनीति बनाए कि राहुल की यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए। और पाकुड़ से लेकर के रांची तक हमारे साथी जितने भी हमारे पास हमारी क्षमता थी, उस क्षमता में भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी के नेतृत्व में हम रांची में, और कल भी रांची में जब सभा होने लगी राहुल की यात्रा में, तो वहां भी भुवनेश्वर प्रसाद मेहता हमारे मंच पे थे, उन्होंने भाषण भी दिया। और जो है हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, चाहे सीपीआई के लोग हो, सीपीएम के लोग हो, माले के लोग हो, जो भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वह जितनी हमारी क्षमता है उसको हमारा प्रयास रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस को चाहिए, उनको बड़ा दिल दिखलाना पड़ेगा, बड़े भाई की भूमिका उनको अदा करना पड़ेगा। यह नहीं कि हम बड़ी पार्टी हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो हम सीट ले लें ज्यादा और जीत नहीं पाए। बिहार में की जिक्र आपने किया, पिछले बार की झारखंड के जिक्र आपने किया, और 2004 की अगर जिक्र हम करते हैं तो 2004 में बहुत गलती से कोडरमा सीट से बाबूलाल मरांडी चुनाव जीत गए थे 2004 में। लेकिन 13 सीटों पर हम गठबंधन के लोग, यूपीए के लोग, वहां हम लोग जीते थे। और वही 2009 में, 2019 में अगर गलती जहां कहीं ना कहीं हुआ है कि हम ज्यादा सीट लड़े और सीट जीते भी नहीं, तो मुख्यतः कहने का मतलब है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग कांग्रेस में घुसे हुए, हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कुछ कांग्रेस में ऐसे लोग हैं। जैसे आपने देखा पिछले बार झारखंड की जो प्रभारी थे, झारखंड के प्रभारी थे आरपीएन सिंघार, उसके बाद अभी फिर कांग्रेस में आ गए हैं
एसपी साहब, है ना। तो ये सब जो है से ये बीजेपी के एजेंट के रूप में काम किए, एक सीट पर करोड़ों रुपया में बेचा, कई लोगों से सौदा और समझौता किया। इसलिए राहुल गांधी को एक सटीक फैसला, कैसे हम, क्या कि सत्ता उनको चाहिए, कुर्सी उनको चाहिए, मिनिस्ट्री उनको चाहिए। तो 2004 में 61 एमपी था लाल झंडा का, जिसका 3 एमपी था वो मिनिस्ट्री लिया, हमने उसको भी लात मारा। हमने कहा कि नहीं, जनहित पर हम कार्रवाई करेंगे, जनहित में आपके साथ हम हैं। तो सत्ता उनको चाहिए, कुर्सी उनको चाहिए। तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखलाना चाहिए और सबको ले दे करके चुनाव में एक समझौता के तहत 1-to-1 फाइट, एक एक सीट पर 1-to-1 फाइट हो। तो कितनों मोदी जी अनिर्मित मंदिर को उन्होंने उद्घाटन किया है, कितनों राम की पूजा कर ले, उनकी जनता धूल चटा देगी। और इसकी पहल झारखंड में बहुत पुरजोर तरीके से यहाँ की जनता ने, यहाँ के नेतृत्व ने, यहाँ की तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों ने जवाब कल विधानसभा के पटल पर